नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969086089482386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए हम पेड क्विज अपनी जो है वीडियो फॉर्मेट में लगातार देख रहे हैं। आरओ के लिए हमारे पेड ग्रुप्स भी स्टार्ट हैं। आप अपनी जो है संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे अपना अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से इन सबको जो है फॉलो करिएगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ये सीरीज हमारी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अब देखिए दिल्ली सल्तनत में जो हमारी मुख्य रूप से 5 डायनेस्टीज ने शासन किया उसमें से यहाँ पे जो सैयद थी, ठीक है, तो उसी के सुल्तानों का क्रोनोलॉजी पूछा गया है। ठीक है, तो सैयद वंश के बारे में आप जानते हैं कि इनका जो कार्यकाल है 1414 AD से, ठीक है, 1451 तक है। ठीक, तो इसके मध्य यहाँ पे जो 4 शासकों के नाम लिखे हैं, आलम शाह, मुबारक शाह, खिज्र खां और मोहम्मद शाह। ठीक है, तो इनकी क्रोनोलॉजी अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा खिज्र खां। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1414 से 1421 तक। ठीक, उसके बाद सेकंड पे मुबारक शाह है। ठीक, थर्ड पे मोहम्मद शाह, यानी कि 3, 2, 4 और 1 इस प्रकार से कुछ हमारा ये कोड जो है बन जाएगा इसमें। ठीक, तो ऑप्शन ए को चुनेंगे, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। और यही जो है आलम शाह जो लास्ट है ये इसका था अराउंड 1443 से 1451 तक। ठीक, इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है जरा हमको कमेंट करके बताइए आप। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको अभी जस्ट ऊपर ही बताया गया कि 1414 से 1421 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था, तो यही सैयद में कौन है, खिज्र खां। ठीक, इनके टाइम पीरियड भी आपको जो है जो मतलब फेमस जो रूलर रहे हैं जिनकी कुछ उपलब्धियां आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं उनको आपको जानना जरूरी है, तो इसको पढ़ा करिए। अब आपके पास है कि दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक इसमें से कौन था। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि जो लोधी वंश था सबसे अंतिम था। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है, तो अगर आपको पानीपत का युद्ध भी पता होगा 1526 वाला, तो वहाँ से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो इब्राहिम लोधी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो शासनकाल था 1517 से 1526 तक था। ठीक, और जो ये लोधी में जो सबसे पहला शासक कौन था, बहलोल लोधी, ये भी आप जानते रहिए। देखिए अभी हमने जो आपको बताया था कि जो फेमस रूलर रहे हैं, ठीक है, उनका टाइम पीरियड पता होना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे सबकी कुछ ना कुछ उपलब्धियां रही हैं, तो उसमें से पूछा गया कि कौन सा उनके समय काल के रेफरेंस में सही युग्म नहीं है ना, तो इसमें गलत हो जाएगा बहलोल लोधी वाला। इसका जो टाइम पीरियड है 1451 से 1489 तक है ना, यहाँ पे 98 है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं इनको भी देख लीजिए। अब यहाँ पे देखें 2 स्टेटमेंट हमारे पास है, कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, जो पूछा जाता है बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन गलत होते हैं आप लोग के इसमें ही सबसे ज़्यादा। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था, तो इसके बारे में अभी हमने ऊपर बात की है, ये बिल्कुल ठीक है हमारा कथन। दूसरा है खतौली के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा को इब्राहिम लोधी ने हराया था, ये वाला गलत हो जाएगा। गलत क्यों है, खतौली का युद्ध अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका जो है 1518 में। ठीक, तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था, परंतु इसमें इब्राहिम लोधी की जो है हार हुई थी, है ना, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, उसने हराया नहीं था। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम दोनों ही भाषाओं में सभी सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चल रहे हैं, तो दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ उसको आप अपने हिसाब से देखते रहिए। ठीक है, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसके रेफरेंस से आपके जो रिवीजन है टॉपिक्स का वो भी हो जाता है, तो प्लीज़ इसको फॉलो किया करिए और आपके जो अन्य साथी हैं स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में इसको शेयर भी किया करिए। अब देखिए दिल्ली सल्तनत कालीन जो प्रशासन था इसमें व्यक्तिगत हिसाब किताब देखने वाला क्या कहलाता था। ठीक है, इंडिविजुअल्स के जो ये मतलब अकाउंट्स है कह लीजिए, उसको देखने वाले जो ऑफिसर था उसको बहलादार बोलते थे। विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य नाम यहाँ पे लिखे हैं, वजीर को आप जानते हैं, आप राजस्व विभाग के प्रमुख या प्रधानमंत्री के रूप में मतलब समझ सकते हैं। खाजीन जो है ये कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, खजाना या उससे रिलेट कर सकते हैं आप इस टर्म को। और सुल्तान जो है इसको आप केंद्रीय प्रशासन के मुखिया के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो है रेस्पेक्टिव कार्य होता था।
आगे देखेंगे सल्तनत काल के दौरान निम्नलिखित में से किसने संस्कृत के बारे में कहा। ठीक है, संस्कृत एज अ लैंग्वेज उसके बारे में कहा गया है कि यह एक पुरानी भाषा थी और आम लोग इसे नहीं जानते, केवल ब्राह्मण जानते हैं। ठीक, तो संस्कृत भाषा के संबंध में उसका जो कह लीजिए रिलेशन ब्राह्मणों के साथ एसोसिएट किया या उसके बारे में जानकारी दी, तो ये स्टेटमेंट था अमीर खुसरो का। ठीक, इस तरह के स्टेटमेंट्स भी पूछे जाते हैं, तो इस वजह से इनको पढ़ना जरूरी है। इसमें देखिए दीवान ए वकूफ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रकार का ऑफिस है, कह लीजिए एक ऑफिसर इंचार्ज था खिलजी डायनेस्टी में। जलालुद्दीन ये फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। मुख्य रूप से इसका जो कार्य होता था दीवान ए वकूफ का, ये बेसिकली जैसे कि जो ये एक्सपेंडिचर थे उस समय के खर्चे समझ लीजिए, खर्चों का जो मतलब खर्चों से संबंधित जो पेपर्स होते थे उनकी मेंटेनेंस या देखभाल करता था। ठीक, आगे देखिए सल्तनत काल में ऊशरी भूमि का मालिक कौन होता था। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत पीरियड में देखेंगे तो कुछ प्रकार के लैंड जो मतलब पढ़ने को मिलते हैं, जैसे खालसा भूमि होती थी, ऊशरी यहाँ पे पूछा गया है आपसे। इसके अलावा खराजी भूमि होती थी। ठीक है, रड़ाका भूमि और मदद ए माश है ना, इस प्रकार के लैंड्स होते थे, अलग अलग क्लासिफिकेशन होता था इसका। तो ऊशरी भूमि के मालिक जो होते थे ये टर्किश मुस्लिम होते थे। ठीक, विकल्प सी। आगे देखें सल्तनत काल में जल के प्रबंध से संबंधित कौन सा विभाग था। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट समझ लीजिए, जो डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था ये था आबदार खाना। विकल्प हमारा जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कूर खाना था, इसके बारे में देखें तो ये बेसिकली जो ये होता था आर्सेनल है ना, शाही शस्त्रागार कह सकते हैं, ये होता था। जरगर खाना जो यहाँ पे लिखा है ये ये जो ज्वेलरीज होती थी, ठीक है, इससे संबंधित होता था। और पील खाना जो यहाँ पे डी विकल्प में लिखा है, ये बेसिकली इसमें ये ऐसा समझिए कि हाथियों के लिए जो रहने का स्थान होता था वो था। दो स्टेटमेंट है, गलत को चुनना है। बलबन का मकबरा पूर्ण इस्लामिक शैली में निर्मित पहला मकबरा है। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम रूल में देखेंगे तो जो ये मकबरे बनने स्टार्ट हुए तो उसके बारे में जो फैक्ट यहाँ पे है कि इस्लामिक शैली से निर्मित पहला मकबरा ये है बलबन का। तो ये बिल्कुल ठीक है। बलबन का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में, जो साउदर्न दिल्ली है, मेहरौली का हिस्सा, वहाँ पे स्थित है। ठीक, और अलाई दरवाजा जो कि इसमें कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे स्थित है। तो इसका जो ये बेसिकली जो डोम है, गुम्बद, ये पूर्ण वैज्ञानिक विधि से निर्मित पहला गुम्बद है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ठीक हैं, तो डी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखें भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का जो प्रावधान है वो किया गया है। ठीक, तो पार्ट 9A में आप जानते हैं ये हमारा 9 में जो आर्टिकल 243 से लेकर के जो प्रावधान आगे दिए हुए हैं, तो उसी में 243 इसमें डी में, ठीक है, ये आपका जो रिजर्वेशन की बात की गई है महिलाओं के लिए, कुछ जो सीटें आरक्षित होती हैं उसके बारे में प्रावधान है। आप जरा हमको ये बताएं कि कुल सीटों का कितने प्रतिशत जो है आरक्षण का इसमें प्रावधान दिया गया है, जरा हमको कमेंट करके बताइए। इसमें देखें सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होता है ये बताना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपने शायद इसके बारे में पढ़ा हो कि इसको लॉन्च किया गया था भारत में कब? अक्टूबर 1952 में। ठीक, तो पंचायतों के इम्प्लीमेंटेशन से पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया गया उसका मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव यही था, शैक्षिक सुविधाएं जो है ग्रामीण स्तर तक प्रदान की जा सकें, जीवन स्तर में लोगों के सुधार किया जाए और योजना बनाने में गांवों की सहायता की जाए और गांव के स्तर पे पॉलिटिकल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाए। ये सब ऑब्जेक्टिव था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। इसका वर्ष भी ध्यान रखेंगे, ये मतलब ऐसा सीधे सीधे भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जब ये प्रोग्राम चलाया गया था तो ये मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसके एंड तक आते आते लगभग जो मैक्सिमम कवरेज था इंडिया का वहां तक इस कार्यक्रम को पहुंचाया गया। और उस समय मतलब ये आंकड़ा दिया जाता था इसमें कि जो है मतलब 3 गांवों में से कम 1 गांव में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके बारे में इंफॉर्मेशन या इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कैरी आउट किया जा रहा था। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। दो स्टेटमेंट फिर से है, सही को चुनना है। बलवंत राय मेहता समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 3 स्तरीय संरचना की सिफारिश करने वाली पहली समिति थी। ठीक है, तो ये हमारा कथन ठीक है। आप जानते हैं बलवंत राय मेहता पंचायतों के बारे में ही जो सुझाव वगैरह है उनका स्ट्रक्चर के बारे में प्रावधान करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1957 में। ठीक, इस ईयर को भी ध्यान रखना है। तो इन्होंने त्रिस्तरीय संरचना जो है सिफारिश की थी। वहीं जैसे एक फेमस कमेटी और है ये अशोक मेहता, तो उन्होंने 2 स्तरीय दी थी, है ना, 2 टियर
तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी रखी है। सेकंड है स्टेटमेंट 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो बिल्कुल ठीक है, आप जानते हैं कि इसी के माध्यम से पंचायती ये हमारा जो नहीं एक सेकंड, पंचायत वाला हमारा 73rd है, ठीक है, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये म्यूनसिपैलिटीज़ वाला जो है वो 74 में हुआ है, तो इसमें सिर्फ पहला कथन हमारा ठीक है। ठीक, दो स्टेटमेंट हमारे पास फिर से है। पेसा अधिनियम, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज इसका फुल फॉर्म होता है। थोड़ा इस एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, 1996 में बना था। ठीक, तो यह संविधान के भाग 9 के प्रावधान, यानी कि 9 में क्या है, अभी हमने ऊपर देखा पंचायत के प्रावधान है। ठीक, तो पंचायत के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो बिल्कुल ठीक है, हमारे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न कुछ जो हिली एरियाज हैं, तो जैसे ये सब डेजिग्नेटेड हैं शेड्यूल्ड एरियाज के रूप में। ठीक है, तो ये वाला अलग से प्रावधान भी पढ़िएगा प्रेसिडेंट के रेफरेंस में, किसी एरिया को जब डिक्लेयर किया जाता है कुछ विशेष कह लीजिए उसकी विशेषताओं के आधार पे। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे एरियाज में पंचायत के प्रावधान को लागू करने के लिए पेसा अधिनियम बनाया गया था, और ये दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर ये कानून जो है संसद ने बनाया था। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। यदि नगर पालिका निगम की किसी समिति का अध्यक्ष लगातार 2 बैठकें आयोजित करने में विफल रहता है तो उसे उसके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जैसे सब चुनाव हुए, ठीक, तो उसी में क्या है कि अगर किसी नगर पालिका में जो समिति का अध्यक्ष है 2 बैठकें लगातार आयोजित नहीं करा पा रहा है, ठीक है, तो उसको उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है, यानी कि उसका रिमूवल किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे में, ठीक है, किस राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो ये हमने पहले भी देखा, 371 के बाद 371A, B, C ऐसे अलग अलग राज्यों के लिए प्रावधान है। तो जे में है कर्नाटक के बारे में। ठीक है, ये सारे अनुच्छेदों के बारे में एक बार देख लीजिएगा। आगे है भारत में बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया। चाइल्ड लेबर को वैसे भी फंडामेंटल राइट्स में हमारे जो है प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 24 में, है ना, प्रोहिबिट करने के लिए, और जो फोर्स्ड लेबर है आर्टिकल 23, ये सब आप जानते रहिए। तो उसी के कह लीजिए एसोसिएशन में ये एक एक्ट भी बना है ना, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का है। इसमें देखें अल्पसंख्यकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अल्पसंख्यक शब्द जो है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है कि अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए अल्पसंख्यक शब्द के बारे में जो डेफिनेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं है। मेंशन भले आपको मिल जाएगा बट उसको डिफाइन नहीं किया है कि कौन से लोग होंगे। ठीक है, तो ये एज अ स्टेटमेंट वाइज इस चीज़ को क्लियर रखिएगा, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा है कि आर्टिकल 29 केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये वाला हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक है, आप इसकी वर्डिंग्स को पढ़ेंगे तो धार्मिक के साथ साथ जो भाषाई अल्पसंख्यक है ना, रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, दोनों के बारे में सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान अनुच्छेद 29 जो फंडामेंटल राइट का है इसमें है। तो सिर्फ ये दूसरा कथन हमारा जो है गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है भाग 20 में 368 में, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है संविधान में 4 तरीकों से संशोधन किया जा सकता है, ये कहा गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ 3 तरीके हैं। एक है जो सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, एक होता है विशेष बहुमत द्वारा, और एक जो विशेष बहुमत तथा जो अन्य राज्यों का उसमें अनुमोदन कह लीजिए वो प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा डिटेल में। पहला सही है सिर्फ, ठीक है, दूसरा गलत होगा इसमें। 2 स्टेटमेंट है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक, पहला है कि बायोस्फीयर रिजर्व मुख्य रूप से 4 जोन में विभाजित होते हैं, तो ये गलत है ना। एनवायरनमेंट के रेफरेंस में आपने बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व हम डिटेल में बात करें, यहाँ पे जो जोन होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, जैसे कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। ठीक है, तो जो भारत में हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट पढ़ते हैं कुल है 18, उसमें से 12 जो हैं वो इसमें है ना, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे।
आगे है कि भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व का चयन करना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले डिजिग्नेट किया गया था ये है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे है कि टाइगर रिजर्व और उसके स्थान के संबंध में गलत जो हमारा युग्म है, तो पहला ही गलत है। नामेरी टाइगर रिजर्व जो है नागालैंड में नहीं है, असम में है, ठीक। बाकी के विकल्प ठीक हैं। एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में भी पूछा जाता है। लेमरू हाथी अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये है आपका यहाँ छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण किस वर्ष में भंग किया गया था, ठीक है, यानी कि डिसॉल्व कर दिया गया था। तो गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित अलग अलग जो ये हमारे कई तरह के जो ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह या इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए गए, तो उसी क्रम में एक ये भी था। थोड़ा इसको डिटेल में देखिएगा। भंग तो ये किया गया था 2016 में और उसी के बाद इसको रिप्लेस किया गया था, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा ऐसे करके हमारा बनाया गया था, ठीक है, इसके द्वारा। तो यहाँ पे फिलहाल सी को चुनेंगे 2016। डोलोमाइट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है, उसके बारे में पूछा गया है कि इसके खनन वाले स्थलों को चुनना है जो भारत में स्थित हैं, ठीक। तो यहाँ पे विकल्प तीनों में जो सारे स्थल लिखे हैं सब के सभी हैं, डी विकल्प को चुनेंगे। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो है जो ऑप्शन ए के स्थल हैं ये स्थित हैं आपके उड़ीसा में, बी वाले जो हैं ये आपके हैं इसमें आंध्र प्रदेश में, और ये जैसे पलामू सिंहभूम वगैरह है ये सब झारखंड का है, ठीक। सारे स्थलों का नाम एक बार पॉज करके देख लीजिए। एक रोड नेटवर्क है ना, जो भारत के 4 जो हमारे शहर हैं इनको कनेक्ट करता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो किन शहरों को जोड़ती है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें से, सी वाला, ठीक है। आगे देखें, सही कथन को चुनना है। भारतीय रेलवे को 17 जोन में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो जोन वाइज जो ये रेलवे को डिवाइड किया गया 17 नहीं 18 है ना। और दूसरा है साउथ कोस्ट रेलवे जोन भारत का सबसे नया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दक्षिण तट रेलवे ये बना था 2019 में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय भी कई बार पूछा जाता है ना, तो विशाखापट्टनम में है, इसको हो सके तो ध्यान रखेंगे, ठीक। तो सिर्फ दूसरा कथन हमारा ठीक है। आगे देखें, कृष्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, ठीक है, ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो ब्लैक जो है आपका ये मतलब खनिज तेल जो होते हैं उसके उत्पादन से होगा, तो इसमें पेट्रोलियम हो जाएगा उत्तर। कृषि से संबंधित जो कुछ हमारे 5-6 एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ पे है, तो ये है आपका इसमें नाइजीरिया में एक जगह है, अबादान, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक फेमस है ये FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये रोम इटली में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। किस प्रकार की वनस्पति का वर्गीकरण अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियों के रूप में किया जाता है, ठीक है। फायर रेजिस्टेंट वेजिटेशन, ऐसे प्रकार के पेड़ पौधे जो फायर रेजिस्टेंट हैं, तो ये इनको पायरोफाइट कहा जाता है। आगे है कि कौन सा जल डमरू मध्य तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, ठीक है। तस्मान सी इंडियन ओशन, तो ये कनेक्ट करता है बॉस स्ट्रेट जो है, विकल्प ए। इसको एक बार मैप में लोकेट कर लीजिएगा। आगे है कौन सा जलडमरू मध्य जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है, सी ऑफ जापान, और इधर पैसिफिक ओशन को ऐड करता है ये सुगारू स्ट्रेट। अब देखिए, कुछ जो ट्रेंचेस होती हैं, खाइयां है ना, बहुत ज़्यादा गर्त वाला स्थान पृथ्वी पर, तो कौन कौन से इसमें से प्रशांत महासागर में स्थित हैं, तो टोंगा, कुरिल, कामचटका और मरियाना है ना, ये 1, 2 और 4 हो जाएंगी। साउथ सैंडविच ट्रेंच जो है ये उसमें है साउदर्न अटलांटिक ओशन में, ठीक है। इसमें देखें एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है, ठीक है। तो ये देखेंगे जो ओशनिक रिजेस होते हैं, यानी कि एक उभार वाले स्थल, तो कुछ एस आकृति की जो आकृति बनती है मिड अटलांटिक रिज का है, ठीक है, ऑप्शन बी। इसे भी मैप में एक बार जो है लोकेट करिएगा। आगे है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है, तो ये हमारा कौन सा है, कोरोमंडल। लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित है ना, भारत के जो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र तट है उसकी कुल अनुमानित लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं इधर और अंडमान निकोबार, इन सब की भी कोस्ट लाइन को कैलकुलेट करके जो हमारी कुल लंबाई निकलती है 7516.60 किलोमीटर,
ठीक है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न PSU नहीं है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं, महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना, ठीक है, इस तरह की कुछ कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर तो जो महारत्न कंपनी है हमारे पास इस समय भारत में जो उनकी कुल संख्या है ये कितनी है, 12 है, ठीक। तो 12 में भेल एक जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पहला ये तो है, तो ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसी को काट दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2, 3, 4 जो है ये महारत्ना नहीं है। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। BCCL जो है ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड करके कंपनी है जो कि हमारी इसमें आती है, इसमें मिनी रत्ना 1 है ये जो है, ठीक है। और HL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड तो ये नवरत्ना कंपनी है, ठीक है। BSNL भी जो है ये हमारी उसमें है मिनी रत्न 1 में, ठीक। तो कुछ इस तरीके से है, थोड़ा डिटेल में एक बार लिस्ट इसको देख लीजिएगा। विंध्यन रेंज आप देखते हैं भारत में, ठीक है। तो विंध्यन हाईलैंड जो है, विंध्य उच्च भूमि, यहाँ पे जो मुख्य रूप से ये हमारी कह लीजिए बनी है, कॉम्पोजिशन इसका क्या है, ठीक है। तो सैंडस्टोन इसमें ज़्यादातर है। आगे देखें हिम रेखा के बारे में गलत कथन को चुना है। हिम रेखा यानी कि स्नो लाइन, ठीक। जैसे हम एग्जांपल ले लें हिमालयन रेंजेस का, ठीक है। तो यह वह सीमा है जिसके आगे पहाड़ों पर स्थायी हिमपात होता है, ठीक है। तो जो हमारे काफ़ी हाईली जो एल्टीट्यूड पे हिमालयन रेंजेस है वहाँ पर आप देखते हैं कि लगभग हर समय हिमपात की स्थिति होती है, ठीक है। तो उस एरिया को स्नो लाइन कह के संबोधित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है ये। और यह समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊपर जो एलिवेशन है वहाँ से जो है मेजर किया जाता है जिस एरिया को, उसको स्नो लाइन कहते हैं। तो ये मेजरमेंट का जो आंकड़ा है 3500 मीटर, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे जो है गलत नहीं है, ठीक है ना। तो डी विकल्प को चुनेंगे। अब यहाँ पे कुछ संस्थान है नई दिल्ली में जो स्थित नहीं है वो वाला बताना है। तो ये सॉइल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर जो है ये वहाँ हरियाणा में है, करनाल में, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, बाकी के 3 दिल्ली में है। इसमें है कौन सा यहाँ पे शहर चुनना है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान के बारे में। तो ये तो वहाँ है ना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यहाँ पे कुछ हमारे पास फ्रूट्स लिखे हुए हैं, तो सब्जी भी है ब्रोकली, है ना। तो किसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा ही होगा जरूर। तो यहाँ पे अंगूर, वाटरमेलन, चेरी, ब्रोकली इन सब में पाया जाता है। आगे देखें चाय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चाय के शौकीन बहुत सारे लोग हैं, तो चाय को इंग्लिश में कहते हैं टी, तो हो सके तो इसी से कनेक्ट करके याद करिएगा, टैनिक एसिड पाया जाता है इसमें, ठीक है। आगे है कि किस वर्णक के कारण चुकंदर का रंग गहरा गुलाबी होता है, ठीक है। आपने बीटरूट खाया होगा, तो डार्क पिंक कलर जो इसमें पिगमेंट होता है ये होता है आपका, इसमें से तो कोई नहीं है, बीटानिन होता है, ठीक है, बीटानिन, इसको ध्यान रखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी फसल करनाल बंट रोग से संबंधित है। करनाल बंट होता है गेहूं में। अच्छा ये किससे होता है जरा ये बताइए, पहले बताया गया है, मतलब बैक्टीरिया वाली डिजीज है, वायरस है, फंगस है, क्या है, कमेंट करिए जरा। गन्ने में एक बीमारी होती है रेड रॉट, है ना, लाल सड़न। आपने देखा वो गन्ने के बीच मतलब अंदर में देखेंगे बीच में ऐसा लाल लाल जो है हो जाता है। उस अगर वैसा वाला गन्ना यूज करके कोई जूस वाला आपको जूस पिला रहा है तो प्लीज मत पीजिएगा, बहुत नुकसान करता है वो, ठीक है। ऐसे गन्ने वो मतलब खराब है, तो इसका कारण होता है फंगस। इसमें देखें निम्नलिखित में से किस कारण से एक पौधे का मुरझाना संबंधित है, ठीक है, विल्टिंग हो जाती है जो। तो बेसिकली जो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, है ना, पानी की मात्रा क्या है उसमें से जो है एक तरीके से निकल गई, तो पानी की कमी के कारण जो है वो मुरझा जाएगा पौधा, ठीक है, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखें, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।